हूँ त्रिवेदी आरती। श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की YouTube चैनल में 11वीं कक्षा के मेरे सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारे इस वीडियो में हमारा दूसरा लेसन है जिसका नाम है बापू की कुटिया में। आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह जो बापू की कुटिया में यह गद्य जो है उनके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वह बापू के साथ उनके आदर्शों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के साथ वह जुड़े हुए थे। तो उस दौरान यानी कि लेखक गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में गहरे जुड़े होने के बावजूद भी वह जीते जी उन्हें बापू के कभी भी दर्शन नहीं हो पाए थे। इसलिए वे अपने जो जीवन काल है उसे दुर्भाग्य मानते हैं कि वह बापू से कभी भी मिल नहीं पाए थे। लेकिन उसी दौरान लेखक जो है वह अपने जीवन को सौभाग्य भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आवास पर आज उनके दर्शन भले ही न हो, लेकिन उनकी चरण रज को माथे पर चढ़ाने का जो अवसर है आज उसकी कुटिया में यहाँ पे आके जब वह बैठे हैं तो इस शांत और एकांत वातावरण में इस कुटिया में मानो ऐसा लगता है कि आज भी बापू हमारे बीच है। तो लेखक जो है वह बापू की कुटिया में बापू के होनेपन का इस अकेलेपन जीवन में एकांत समय में वह बापू के होने का जो भाव, जो तादात्म्य भाव जो महसूस करते हैं वह हमने आगे के वीडियो में देखा। उसके बाद उन्होंने बापू की जो कुटिया थी उस कुटिया में जो विभिन्न चीज वस्तुएं थी, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भी चीज वस्तुएं हैं, लेखक ने उनका वर्णन भी किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी का जो बिस्तर था खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर जो बनाया गया था, वे ऐसा सोचते हैं मानो यह बिस्तर जो है वह रत्न जड़ित सुवर्ण सिंहासन से भी ऊंचा है। तो इस तरह से बापू के बिस्तर को याद करते हुए और उनके साथ जुड़ी हुई जो भी चीज वस्तुएं हैं उनका भी यहाँ पे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने उल्लेख किया था। अगले वीडियो में शायद हमने यह सब पढ़ाई की है और आपको याद भी होगा कि उन्होंने रद्दी कागज डालने के लिए पत्तों का बड़ा कटोरा, पीतल का थूकदान, कमलदान की लेखनी और उनके साथ साथ उन्होंने बिस्तर के सराहने, काठ की तख्ती और छोटा सा तकिया, तो यह सब चीज वस्तुओं का उल्लेख लेखक ने किया हुआ था। इतना ही नहीं, सच्ची राह पर हो तो हमें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस बात पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था। बच्चों, आज हम आगे की पढ़ाई में जो बापू से जुड़ी हुई बापू की कुटिया में जो भी परंपराएं हैं, जो भी उनका सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज वस्तुओं का वर्णन है, उनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी और बड़ी अच्छी लिखी यानी कि लारिनर की सूक्ति को पढ़िए, जिसका आश्रय है, यदि राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जो है अगर जीवन में सच्ची राह पे चलता है तो वह कभी भी क्रोधित नहीं होता, यानी कि एकांत और शांत जीवन ही उसका लक्ष्य होता है। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे? ठीक है, यानी कि जीवन में अगर गलत राह को चुन लिया तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बापू को समझने के लिए जो सेल्फ की जो छोटी मोटी जो बात है, इस बात को यहाँ पे दोहराया गया है। बच्चों, आपको शायद पता है कि बापू जो है उनके जीवन में उन्होंने सादगी को और खास करके जो चीज वस्तुओं की ज़रूरत न हो इसका वह आग्रह रखते थे। सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया।
यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे 2 खानों में बापू की किताबें। पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रिथिकिंग, क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भागवत गीता। दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम जनावली और गीता आणी गीताएं, इन किताबों को रखा था। किताबों के खानों के आगे एल्यूमिनियम का डिब्बा और जिसमें सूत आदि था। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। लगता है वे तीनों बंदर इस शून्य वातावरण से घबरा उठे हैं। ऐसा नहीं लगता, लेकिन यह जो 3 बंदर है, आपको भी बच्चों पता है कि इन तीनों बंदर ने हमारे जीवन को आदर्शता का प्रतीक बनाया, आदर्शता का रूप दिया है कि कभी भी बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। तो यहाँ पे कहते हैं कि वे तीनों बंदर इन शून्य वातावरण से घबरा उठे हैं। ऐसा नहीं है। बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए हैं। एक आंख को तलहथियों में छिपाकर रो रहा है। ठीक है, एक जो है वह आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब तुम क्या बोलोगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे जो रामपुरुष बेनीपुरी जी है, वह जो हमारे गांधी जी के 3 बंदर जो है उनका जो प्रतीक है, क्या कहना चाहते उनका जो प्रतीक है, उनके बारे में वह अपने विचार प्रकट करते हैं। यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, इस 3 बंदरों के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, इन तीनों बंदर के माध्यम से वे अपने विचार को प्रकट करते हुए यह कहते हैं कि बापू की मृत्यु की खबर सुनकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कान बंद कर लिए थे। फिर एक आंख को तलहथियों से छिपाकर वह रो रहा है और अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहे हो, अरे हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। यानी कि हमारे जीवन में आज महात्मा गांधी नहीं रहे हैं, इस बात का वह अफसोस करते हैं। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई जो डिब्बिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें थी। बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंबे से सटी चढ़ाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से टंगा एक तकिया था। यही मान्य अतिथि बैठाए जाते थे और वे बापू के घुल मिलकर बातें भी करते थे। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ थी। यहाँ पे बापू का जो कमरा है उसका वर्णन किया गया है। आपको पता है कि जो आश्रम है, इस आश्रम में जहाँ पे बापू स्थित थे, तो वहाँ पे जो चीज वस्तु है उसका वर्णन किया है। आपको ऐसा यह जो पैराग्राफ है बच्चों, यहाँ से लेकर आप देख सकते हो कि ये जो सारी किताबों के नाम जो दिए गए हैं, तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेल्फ के पहले खाने में से लेकर यानी कि बापू की किन किन पुस्तकों का इस इकाई में वर्णन किया गया है या कुटिया में किन किन किताबें को रखा गया है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि सेल्फ के पहले खाने में बापू की सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, फिर रिथिकिंग क्रिस्टोजेटी की जो बुक थी वह थी जो इंग्लिश थी, फिर हजरत ईसा और ईसाई धर्म, फिर श्रीमद् भागवत गीता आदि पुस्तकें और रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली, गीता आणी गीता आदि पुस्तकें थी। तो इन जो पुस्तकें जो है उनकी यादी जो है वह आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी के सेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी। तो इस प्रश्न का उत्तर यह आएगा कि गांधी जी के सेल्फ में, ठीक है, यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि गांधी जी के सेल्फ में जो पुस्तकें हैं वह इन पुस्तकों का आपको इस उत्तर में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद
हम ऐसे कह सकते हैं कि गांधी जी के बिस्तर के साथ साथ जुड़ी हुई जो भी चीज वस्तुएं हैं उनका अगर आप वर्णन करें तो इसमें भी इन सेल्फ में जो भी पुस्तकें हैं इसका आपको उल्लेख करना है। तो सेल्फ की दफ्ती पर किसकी सूक्ति लिखी हुई है, ऐसा आपको प्रश्न शायद हो, तो आपको इसका भी उत्तर आना चाहिए कि सेल्फ की दफ्ती पर लारिनर की सूक्ति लिखी हुई है। ठीक है, तो एक मार्क का जो प्रश्न होता है वह भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको वह प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, कि सेल्फ की जो तख्ती है उस पर किसकी सूक्ति लिखी हुई है, तो लारिनर की सूक्ति जो है वह लिखी हुई। तो ऐसे छोटे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने देखा कि बापू की जो पुस्तकें हैं सेल्फ के पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रिथी किंग, उसके बाद हजरत इजावा, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणि गीता आदि पुस्तकें उनके सेल्फ में पढ़ी हुई है। इसके अलावा बापू के 3 बंदर की बात हमने पढ़ी। ठीक है, कि बापू के जो 3 बंदर हैं उन्होंने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर, लेखक कहते हैं कि क्या किया था, तो कान बंद कर दिए, अपनी आंखें बंद कर दी और अपना मुंह सदा के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ अन्य जो छोटी मोटी चीज वस्तुएं जो कुटिया में थी, जैसे कि चटाई पर बिछा छोटा सा कालीन जिस पर क्या करते थे, अतिथि बैठते थे, तो इसका भी उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है कि किताबों के अलावा जो चीज वस्तुएं है इसका उपयोग बापू उस समय इस तरह से करते थे। और बंदरों की जो बात थी, जो जो बात से लेखक अपने विचार को प्रकट करते हैं, तो इसका भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ दिखाई देती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश से बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। पान करना यानी कि उनको सुनते थे। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते। यो काम यानी कि काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते थे कि देखो समय बर्बाद मत करो। यहाँ देखो महात्मा गांधी जी का जो सूत्र है, इस सूत्र को आपको खास याद रखना है बच्चों, कि बापू ऐसा कहते हैं कि समय को कभी भी बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो। यह महात्मा गांधी जी का सूत्र है। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। चक्र का अर्थ है समय को। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरियों में अकेला मैं बैठा हूँ। यानी कि आज का जो समय है अकेला मैं बैठा हूँ, इसका अर्थ है लेखक कहते हैं कि आज इस यहाँ पे कोई नहीं है सिवाय मैं, मेरे सिवाय। आज जो पहले के समय की जो महात्मा गांधी जी के समय में जो राजनेता उनके आदर्शों की बात को सुनकर अपने जीवन मंत्र बनाने में जो समय बिताते थे, उस समय सूचकता, उस समय जो है उसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो मूल्यवान समय की बात को सुनने के लिए राजनेता और कई विदेशी लोग आते थे। लेकिन आज इस वर्तमान में मैं देखता हूँ कि कुटिया में मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। इस बात की कल्पना भी मुझे भाव मुग्ध कर रही है। भाव मुग्ध कर लेना यानी कि इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, भाव मोहित कर देना। ठीक है, तादाद में हो जाना, तो इसका अर्थ होता है भाव मोहित कर देना। वचनामृत शब्द जो दिया गया है बच्चों, तो उसका अर्थ क्या है। वचनामृत का अर्थ होता है वचन रूपी अमृत, यानी कि उनके एक एक शब्द में जो यथार्थता है, जो जीवन का राग है, वह हमें दिखाई पड़ता है। इन चट्टाइयों के ऊपर एक दपति पर यहाँ क्या लिखा हुआ टंगा है, उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है।
दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले और झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। बच्चों देखो, यहाँ पे हमें महात्मा गांधी जी है, वह कहते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि महात्मा गांधी जी की बात को सुनने के लिए कई राजनेता और कई ऐसे विदेशी लोग जो है वह उनके हर शब्द को सुनने के लिए आते थे, और उस समय वह समय अमूल्य है, इस बात को यथार्थ करते थे, और लोगों ने अपने इस आदर्श को अपने जीवन में गाड़ लिया था। और इसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ थी, जहाँ पर नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल जी, ऐसे बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, कई ऐसे पत्रकार और साहित्यकार बैठते थे। और आज लेखक तो अकेले हैं। इन चटाइयों पर एक दफ्ती पर झूठ के बारे में जो लिखा है, जो झूठ के बारे में जो जिसे कहते हैं कि सूचन लिखा है, इसका भी लेखक ने उल्लेख किया है कि झूठ जो है वह हमेशा निहित नहीं है छल करने में। झूठ किसे कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल कपट करता है वह झूठ है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अगर किसी का भला हो और तुम झूठ बोल रहे हो तो उसे झूठ नहीं कहते। उसी तरह से यहाँ भी गांधी जी भी यही कहते हैं कि चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। कभी कभी आप किसी सत्य बात का अगर विरोध न करें तो भी वह अपराध ही है। तो गांधी जी का कहने का तात्पर्य यह है, उनकी यहाँ पे उदार विचारधारा जो है वह प्रकट होती है। वह कहते हैं कि अगर हम सत्य है उनका हम साथ लेकर असत्य का विरोध न करें तो यकीनन हम खुद जो है वह बुरे हैं। ठीक है, हमने बुरा काम किया है। तो ऐसे दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग के द्वारा वह आंखों के संकेतों के द्वारा लोगों को जीवन की सच्चाइयों के उदाहरण देते थे, और वह ऐसा कहते थे, बहुत अच्छी बात कही कि मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोल गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। यानी कि जो शब्द है उस शब्द के द्वारा जो हम बोल रहे हैं, गांधी जी ने क्या कहा कि आप जो बोल रहे, जो शब्द है, इस दोहरे शब्दों के द्वारा भी कभी कभी आप झूठ भी बोल सकते हो और कभी कभी आपकी बात सच भी निकल जाती है। तो इस तरह से शब्दों का महत्व और जीवन में जो सत्य है उनका साथ देना चाहिए, इस बात पे वह गौर करते थे। बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यानी कि महात्मा गांधी जी की कुटिया, कमरा, और यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। सिमटा यानी कि सिकुड़कर। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। बच्चों ये बात याद रखना कि अंतिम दिनों में, ठीक है, कौन रहती थी? राजकुमारी अमृत कौर बापू की सेवा करने के लिए रहती थी। यहाँ पे किसका उल्लेख है? अब लेखक जो है अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कुटिया में 3 भाग है। बापू की कुटिया के 3 भाग है। पहले भाग में जहाँ बापू रहते थे, फिर दूसरे भाग में यानी कि मध्य भाग में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी, और आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है और जिसे वे स्वयं स्वच्छ रखते थे, यानी कि स्नानागार जहाँ पे स्नान की सामग्रियाँ होती है। कितना सफाई और कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसे साफ रखते थे, यानी कि वह खुद इसमें सफाई करके रखते थे। इसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है, कमोड के आगे कमरे के पानी की बाल्टियाँ, लोटे और मिट्टी। बच्चों देखो, यहाँ पे महात्मा गांधी जी अपना जो कार्य होता है वह खुद करने की सोच रखते थे, यानी कि
अपने स्नान गृह को वह खुद साफ करते थे और स्वच्छता रखते थे। जैसे कि आज हम जानते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारे महात्मा गांधी जी के इस आदर्श को आज भी हम दोहराते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान को हाथ धरते हुए महात्मा गांधी जी के उन आदर्शों को उन्होंने प्रेरणादायी आज भी बनाया है। तो इस तरह से इनके अलावा उनके जो स्नानागार है वहाँ पे कई ऐसी स्नान सामग्री भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि जो फिनाइल की शीशी होती है, फिर साबुन होता है और मिट्टी के हंडे। इस भाग के दो हिस्से हैं, एक में शौच और स्नान के सामान है और दूसरे में एक मिट्टी के कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बच्चों देखो, अपलक दृष्टि से देखना, अपलक यानी कि जरा सा भी जिसे कहते हैं कि पलक भर झपकाए बिना, उसे क्या कहते हैं? आपको शब्द समूह में एक शब्द जो है वह पूछा जा सकता है कि अपलक, तो उसका अर्थ होता है पलक झपलाए बिना, बिना पलक झपलाए एक तरफ से आप जिसे देखते हो वह। आगे बढ़ते, बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया ऊपर खपरे, दीवारें बांस की फट्टियों की है जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी के पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया है। दरवाजा और खिड़कियाँ काफी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। बच्चों देखो, बापू की जो कुटिया थी उस कुटिया की रचना, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कुटिया की रचना के बारे में लिखो, तो आप यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ आप लिख सकते हो कि बापू की कुटिया बांस और लकड़ी की बनी है, ऊपर खपरेल है, दीवारें किससे है? बांस की फटिया की दीवारें है और कुटी खूब हवादार है, यानी कि उसकी उसकी जो कुटिया है वह हवादार है। कुटिया की एक एक वस्तु को लेकर लेखक ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से निहारे, यानी कि अपलक दृष्टि से निहारा है और अपने शब्दों को पिरोते हुए उन्होंने बापू की कुटिया का वर्णन किया हुआ है। तो बच्चों, आज हमने हमारे ऐसे ही जो हिंदी साहित्य के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की जो कुटिया है उनका वर्णन यहाँ पे शब्दांश को लेकर किया है कि जिसमें उन्होंने गांधी जी के आदर्श पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन को समर्पित करने के बाद वह आज भी अपने हृदय में बापू के लिए जो स्थान है, जो साक्षात दर्शन की जो उनकी भूमिका लिए हुए, तस्वीर लिए हुए, वह आज इस कुटिया में बैठकर बापू के हर एक चीज वस्तुओं में वह बापू को याद करते हैं और उनके साथ साथ, यानी कि बापू के साथ साथ जुड़ा हुआ उनका कमरा, कमरे की चीज वस्तुएं, उनका बिस्तरा, उनकी अनेक वस्तुएं, उनकी पुस्तकें और साथ में उस कमरे में पड़े 3 बंदर और कुटिया के भाग और कुटिया की रचना, इनका यहाँ पे लेखक ने वर्णन किया है कि जिसके माध्यम से मानो ऐसा लगता हो कि आज हम खुद हमारे महात्मा गांधी जी की कुटिया में सफर कर रहे हो, यानी कि उसे देख रहे हो। बच्चों, इसके आधार पर हम इस इकाई में से ऐसे प्रश्नों की सूची निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शब्दार्थ जो है वह भी दिए हैं ताकि आपको कोई भी शब्द अगर समझ में ना आया हो तो आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन इसमें से आपको ऐसे प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं कि लेखक ने किस कहावत को सच बताया है। तो यहाँ पे लेखक ने देर आए दुरुस्त आए इस कहावत को सच बताया है। फिर बापू का बिस्तरा किस वस्तुओं से निर्मित था? तो खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी, यानी कि बहुत ही कम चीज वस्तुओं से वह अपने जीवन यापन को आनंदित समझते थे, यानी कि ज्यादा चीज वस्तुओं की वह कभी भी जरूरत महसूस नहीं हुई। सेल्फ की दफ्ती पर किसकी सूक्ति लिखी हुई? तो वो ना आगे हम पढ़ चुके हैं कि लारीनर की लिखी हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे बड़े प्रश्नों का भी
यहाँ से सूची निकल सकती है कि किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है। तो लेखक को जब वह कुटिया में कमरे में अनेक चटाइयाँ पड़ी है वह देखते हैं और फिर उसे याद आता है कि देश और विदेश से आने वाले जो व्यक्ति थे वह बापू की अमृतवाणी यहाँ पे बैठ के सुनते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि बड़े बड़े नेता बापू के पास आकर आदि राजनीतिक पत्रकारित्व के पत्रकार, साहित्यकार सभी लोग बापू की कुटिया में आकर यहाँ पे बैठते थे। तो अपने इस सौभाग्य की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है, वह भावुक हो जाते हैं कि उस समय वह नहीं आ सके और आज इस संस्मरणों को लेकर वह बापू को याद करते हैं। बच्चों आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो जो विकल्प है कि लेखक कहाँ बैठे हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा इस इकाई का अध्ययन तो पूरा हो चुका है। तो आपको इस का उत्तर जो है वह आता ही होगा कि यहाँ पे उत्तर है पायताने। दूसरा है शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है, तो ऊबड़ खाबड़। ठीक है, उसका उत्तर क्या है, ऊबड़ खाबड़। आपने शायद पूरा जो लेसन है उसको अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आपको सभी उत्तर ऐसे ही आ जाएंगे। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है, चलो आप थोड़ी सी अपने दिमाग पे जोर लगाकर इसका उत्तर दीजिए कि ये जो है कि चिकने पत्थर के टुकड़ों पर क्या लिखा है, प्रेम ही भगवान है, यह लिखा है। उसके बाद बापू की कुटिया के कितने भाग है, 3 भाग है। कुटिया के कितने भाग है बच्चों, 3 भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यह सही विकल्प जो है वह पूर्ण हुए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 1-2 वाक्य में जो उत्तर है उसका हम यहाँ पे फिर से पुनरावर्तन करते हैं। तो लेखक के विश्ववंत व्यक्ति किसे कहा, चलो आप अपने आप से सोचिए कि लेखक ने विश्ववंत व्यक्ति किसे कहा है। अच्छा, आपने सोच ही लिया होगा कि विश्ववंत व्यक्ति यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते, बापू का बिस्तरा जो है वह किन वस्तुओं से निर्मित था, किन वस्तुओं से निर्मित था। तो आपको पता है कि बापू जो है वह अपने जीवन काल में उन्होंने जिन जिन वस्तुओं को लिया है वह सीमित थी। तो उन्होंने खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी इसी से निर्मित था। बापू के 3 बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं हमें, बापू के 3 बंदर जो है वह इशारे से हमें कह रहे हैं कि आँख, कान और नाक, और यानी कि आँख, कान और जो जबान है वह यह कहते हैं कि आत्मस्थ होकर देखो। बरोबर, क्या उन्होंने क्या बात बताई कि आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू हमारे यही है, आत्मसात करके देखो। उसके बाद का प्रश्न है हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया। तो आपको पता है अनर्थ किया यानी कि महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, वो यह अनर्थ था। तो यह अनर्थ किसने किया था, नथुराम गॉडसे ने। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नथुराम गॉडसे। उसके बाद है अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था, अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था, अभी हमने पढ़ाई की उसमें यह उत्तर जो है वह आपको मिल जाएगा। चलो किसने किया था अंतिम दिनों में, अच्छा राजकुमारी अमृत कौर, उसका उत्तर क्या होगा, राजकुमारी अमृत कौर जो थी उसने बापू की सेवा अंतिम दिनों में की थी। उसके बाद है थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे। ठीक है, थक जाने पर बापू जो है वह एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। बच्चों आपने कई ऐसी महात्मा गांधी जी की इमेज आपने देखी होगी कि वह तकिए पर ऐसे हाथ रखकर तकिए के सहारे वह बैठते हुए उनके कई इमेजेस है। तो आपको पता है कि वह थक जाने पर वह बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। बच्चों आज हमने इस प्रश्न के सूची के द्वारा हमारा जो यह लेसन नंबर 2 है बापू की कुटिया में उसका अध्ययन भी किया। तो इसके सहारे अब आपको महात्मा गांधी जी का जो आश्रम है, साबरमती आश्रम जो है, कोचरब आश्रम जो है, उसका अध्ययन करने के लिए आपको कई ऐसी इमेजेस है
या फिर कई ऐसे वीडियोस है कि जिसके द्वारा आप महात्मा गांधी जी के इस आश्रम की जो इमेज है, जो वीडियो है, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ मैं कई आपको ऐसी इमेजेस जो है वह दिखाने जा रहे हूँ कि जिससे आपको पता चले कि महात्मा गांधी जी जो है जो आश्रम में रहते थे, वो आश्रम का वातावरण कैसा है और वह आश्रम किस तरह से दिखाई देता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।